So colligative properties, elevation of boiling point. अगर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है तो अगर आपके पास में प्योर सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ में वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा वो उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का। लेकिन उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और वेपर प्रेशर कम होने से ये वैल्यू आगे रीच कर जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो जाएगा। दिस डिफरेंस इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो कि इस डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट is proportional to mole fraction of elevation of boiling point is proportional to lowering of vapor pressure, but this lowering of vapor pressure itself proportional होती है mole fraction of solute के। तो elevation of boiling point proportional होगा mole fraction of solute के। तो elevation of boiling point को लिख सकते हैं kxb। यदि आपने इसको लिखा kxb तो इसको लिख सकते हैं knb अपॉन na प्लस nb। बट सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट है तो एज कंपेयर टू सॉल्वेंट सॉल्यूट के मोल्स काफी कम रहेंगे तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट NB अपॉन Na लिख सकते हैं, इसको निगलेक्ट कर देंगे तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट K इसको लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू Ma अपॉन WA। और इसको मोलालिटी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले क्योंकि ये ग्राम में मास है, क्योंकि ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास था, मोल से आया था। तो WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA, दिस टर्म becomes the molality of the solution. तो डेल्टा TB equals to K Ma upon 1000 into molality of the solution. This constant K Ma upon 1000 equals to a new constant called molar ebullioscopic constant. तो डेल्टा TB equals to KBM is the equation. अगर सॉल्यूशन में मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1 रहे देन डेल्टा TB इज इक्वल टू KB। तो KB किसी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है। उस सॉल्वेंट में अगर 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया जाए किसी भी सॉल्यूट का तो उस सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है। वाटर का KB 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। मतलब अगर आपने वाटर में 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड या 0.52 केल्विन रेज हो जाएगा। अगर आपने वाटर में 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया ग्लूकोज का या यूरिया का या किसी भी सॉल्यूट का तो उसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 0.52 रेज हो जाएगा। वो सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो KB इज द मोलर इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट और ये उस सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होता है। KB इज इक्वल टू R T नॉट बॉइलिंग पॉइंट स्क्वायर अपॉन 1000 LV और KB इक्वल टू R T नॉट बॉइलिंग पॉइंट स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। KB को हम या तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और या फिर उससे निकाल सकते हैं। KB इक्वल टू R T नॉट BP स्क्वायर। R गैस कांस्टेंट है, T नॉट BP नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है अपॉन 1000 LV
LV इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है इन ग्राम पर, इन जूल पर ग्राम। यहाँ पर ये जो LV है ये जूल पर ग्राम में होनी चाहिए, ताकि ये पर ग्राम से ये 1000 मल्टीप्लाई होके किलोग्राम बन जाए इसको। अगर ये आपने जूल पर मोल में रखा तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल रहती है। नेक्स्ट वन इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, अगर आप एक प्योर सॉल्वेंट लेते हैं और इसको फ्रीज करते हैं तो सॉल्वेंट फ्रीज होता है। अगर एक प्योर सॉल्वेंट लेते हैं उसको फ्रीज करते हैं तो प्योर सॉल्वेंट फ्रीज होता है। अगर आप इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं सो दैट ये सॉल्यूशन है और उसमें फ्रीजिंग पॉइंट पर फ्रीजिंग करते हैं तो एक तो ये फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाता है और अभी भी लेकिन प्योर सॉल्वेंट ही फ्रीज आउट होता है। जब किसी सॉल्यूशन में से फ्रीजिंग होती है तो इट इज द प्योर सॉल्वेंट विच फ्रीजेस आउट, सो दैट अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का C1 है और प्योर सॉल्वेंट फ्रीज आउट होकर निकलने लगा तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, दिस C2 विल बी ग्रेटर देन C1। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n थे तो यहाँ सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी भी n रहेंगे। इट इज द प्योर सॉल्वेंट विच फ्रीजेस आउट। whenever freezing occurs from a solution it is the pure solvent which freezes out। अगर किसी सॉल्यूशन में से फ्रीजिंग होती है तो प्योर सॉल्वेंट फ्रीज आउट होता है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, अगर वेपर प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ किसी लिक्विड के लिए प्लॉट करें तो उसके सॉलिड फेस का वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ तेजी से बढ़ता है। दिस इज द सॉलिड सॉल्वेंट। सॉलिड फेस का वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ तेजी से बढ़ता है, उसकी लिक्विड फेस का वेपर प्रेशर स्लो बढ़ता है और वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड फेस का वेपर प्रेशर लिक्विड फेस के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो दिस इज द T0 ऑफ प्योर सॉल्वेंट फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आप उस सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। वेपर प्रेशर कम होने से ये ग्राफ नीचे आता है और ये इस सॉलिड वाली लाइन को बैक मीट करता है, पीछे जाकर मीट करता है तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट इन द सॉल्यूशन। तो दिस गैप इज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो अगेन इस गैप के प्रोपोर्शनल है। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू P0A माइनस PS, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कि प्रोपोर्शनल होती है XB के। तो अगेन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू KXB और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू K NB अपॉन Na प्लस NB। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डेल्टा TF को लिख सकते हैं K NB अपॉन Na,
उसको लिख सकते हैं के डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। तो डेल्टा टी एफ को लिख सकते हैं के डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन 1000। So WB upon MB into 1000 upon WA. This term becomes molality. That is K MA upon 1000 into molality. This KMA upon 1000 is molal cryoscopic constant. ये KF मोलल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाता है। केल्विन किलोग्राम पर मोल या डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम पर मोल इसकी यूनिट होगी। वाटर का KF 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। तो अगर वाटर में आपने 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट इतना डिप्रेस हो जाएगा, मींस वाटर विल फ्रीज एट -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड if molality of the solution is 1, delta TF equals to KF. तो मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। उस सॉल्वेंट में अगर 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया जाए तो उस सॉल्वेंट का जितना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है। KF can be calculated as R T naught फ्रीजिंग पॉइंट स्क्वायर अपॉन 1000 LF जो कि ये जूल पर ग्राम में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। और KF कैन बी कैलकुलेटेड इज R T naught FP स्क्वायर इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट इंटू 1000 डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। अगर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यहाँ रख रहे हैं जूल पर मोल में तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास लेना होगा। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, these are the colligative properties. Next one is osmotic pressure. Osmotic pressure due to process of osmosis जो प्रेशर डेवलप होता है, अगर एक फनल आपने लगा रखी है और इसमें एक सॉल्यूशन भर रखा है जो कि अपने सॉल्वेंट से सेपरेटेड है। शुरू में सॉल्यूशन का और सॉल्वेंट का लेवल एक ही है, लेकिन बाद में ऑस्मोसिस जब होगा, the process of movement of solvent molecules through a semi-permeable membrane from low concentration to high concentration, तो यहां से इधर सॉल्वेंट ऊपर जाएगा। आफ्टर सम टाइम जब प्रोसेस रुक जाएगी तो लिक्विड का ये जो कॉलम एक बैक प्रेशर लगाएगा। तो अगर h हाइट ऑफ कॉलम क्रिएट हुआ है जो कि डाउनवर्ड एक प्रेशर लगा रहा है, that H rho G will be the osmotic pressure of the solution. The equilibrium hydrostatic pressure generated due to process of osmosis, वो इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस के कारण जनरेट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। या ये भी कह सकते हैं द ऑप्टिमम प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन सरफेस in order to stop the process of osmosis. सॉल्यूशन की सरफेस पर आपको एक्सटर्नल ऑप्टिमम जितना प्रेशर लगाना पड़ता
यहाँ पर आपने एक पिस्टन लगा दिया और सॉल्यूशन की सरफेस पे प्रेशर लगा रहे हैं, तो वो ऑप्टिमम प्रेशर, जिस प्रेशर पे ऑस्मोसिस ना हो पाए, ऑप्टिमम इसलिए क्योंकि उस प्रेशर से कम होगा तो ऑस्मोसिस होने लगेगा, उस प्रेशर से ज्यादा करोगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। तो वो ऑप्टिमम एक्सटर्नल प्रेशर जो सॉल्यूशन की सरफेस पर लगाया जाना चाहिए, जिससे ऑस्मोसिस की प्रोसेस जस्ट स्टॉप हो जाए, उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। ऑस्मोसिस की प्रोसेस, यहां पर आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है और सॉल्यूट मॉलिक्यूल है। यहां पर आपके पास में केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसका पोर साइज इतना बड़ा होता है कि उसके आर पार सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो आ जा सकते हैं क्योंकि वो उससे भी छोटे हैं, बट सॉल्यूट मॉलिक्यूल उसके आर पार नहीं आ जा सकते हैं क्योंकि ये पोर्स इनसे छोटे हैं। तो यहाँ पर ये पोर्स में से ये मॉलिक्यूल नहीं जा सकते, तो इधर से ये मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं, इधर से ये मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं, मगर यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के रिलेटिवली कम है। यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का ज्यादा है, तो नेट फ्लो इस डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन जब इस फनल में बाहर और अंदर का लेवल इक्वल था तो नेट फ्लो इधर बनेगा अंदर की तरफ। लेकिन जब ये लेवल राइज करने लग जाएगा और ये एक बैक प्रेशर लगाएगा तो इन मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलने के लिए ज्यादा फोर्स मिलेगा। ये मॉलिक्यूल ज्यादा फोर्सफुली निकलेंगे तो इनका रेट ऑफ फ्लो इनके रेट ऑफ फ्लो को इक्विलिब्रिएट कर देगा। तो जब उस मेम्ब्रेन से अंदर आने वाले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और बाहर जाने वाले ज्यादा फोर्सफुली बाहर जाने वाले वाटर मॉलिक्यूल का नंबर बराबर हो जाएगा, तब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी। इस समय पर ये जो प्रेशर लगेगा वो इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है। यदि सॉल्यूट ज्यादा होता तो सॉल्वेंट रिलेटिवली कम हो जाते, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कम हो जाता, तो ये जो बैक प्रेशर है ये ज्यादा चाहिए होता, तो किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर उस सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल रहता है। किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल रहता है, तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू Ct और पाई इज इक्वल टू Crt, where R is the constant। तो पाई will be equals to NB upon V RT। किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर उसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल है। अगर आपके पास में दो सॉल्यूशन है, उन दोनों सॉल्यूशंस को आपने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग कर रखा है। इधर सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है एंड C1 इज ग्रेटर देन C2 है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। द सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर is called hypertonic and the solution of lower osmotic pressure is called hypotonic। अगर आपके पास में दो सॉल्यूशन है तो हायर ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सॉल्यूशन हाइपरटोनिक कहलाएगा, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सॉल्यूशन हाइपोटोनिक कहलाएगा। एंड ऑस्मोसिस विल अकर फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशन की तरफ ऑस्मोसिस होगा
until they becomes isotonic. अगर उन दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाते हैं तब नेट ऑस्मोसिस नहीं होगा एंड दे बिकम आइसोटोनिक. तो प्लांट सेल्स में जो साइटोप्लाज्म रहता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन पे रहता है. अगर इनको प्योर वाटर में रखा जाता है जहां लो कॉन्सेंट्रेशन है तो वाटर अंदर एंटर करने लगता है और ये सेल्स स्वेलअप होने लगती हैं. दिस इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस. लेकिन इन्हीं प्लांट या एनिमल सेल्स को अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले शुगर सॉल्यूशन या किसी और सॉल्यूशन में रख दिया जाए जिसमें काफी हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है या सॉल्ट सॉल्यूशन है तो इनका वाटर और बाहर निकल आता है और ये सेल श्रिंक हो जाती है. दिस इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस. So these are the colligative properties. Next one is abnormal molecular masses. By the measurement of colligative properties, molecular mass of a non-volatile solute can be calculated. Relative lowering of vapor pressure. अगर आप सॉल्यूशन में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मेजर कर लें तो प्योर सॉल अगर आपको सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास पता है उसका कितना मास लिया है वो पता है, सॉल्यूट का मास पता है तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाला जा सकता है. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, and osmotic pressure. By measurement of colligative properties, we can determine the molecular mass of the solute. कोई भी colligative property देखें, the magnitude of colligative property is inversely proportional to molecular mass of solute. तो ऐसे सॉल्यूट जो किसी सॉल्यूशन में डाले जाने पर एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ठीक आता है. लेकिन ऐसे सॉल्यूट जो किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने पर एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाते हैं तो जितने मॉलिक्यूल आपने डाले हैं सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उससे अलग हो जाएंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग आएगी, हेंस मॉलिक्यूलर मास अलग आएगा. These are called abnormal molecular masses. In case of dissociation of a solute, अगर एक solute किसी solution में जाकर dissociate होता है अगर एक solute solution में जाकर dissociate होता है तो इससे solution में number of particle जितने आपने डाले हैं उससे ज्यादा हो जाएंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू नॉर्मल से बढ़ी हुई आएगी तो मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल से कम आएगा. तो यहां पर एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कम आता है इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ सॉल्यूट. तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट नेचर के सॉल्यूट होते हैं NaCl KCl वगैरह वाटर में डिसॉल्व करने पर ये डिसोसिएट होकर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा देते हैं, इनमें मॉलिक्यूलर मास घटा हुआ आता है उनका इन केस ऑफ एसोसिएशन.
if a solute shows association then number of particles in the solution decreases. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू नॉर्मल से कम आती है तो मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल से बढ़ा हुआ आता है. एसिटिक एसिड shows dissociation in the water. एसिटिक एसिड अगर सॉल्यूट है वाटर में डिसॉल्व करने पर ये डिसोसिएशन शो करता है, जबकि वही एसिटिक एसिड बेंजीन सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए जाने पर एसोसिएशन शो करता है. और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिटिक एसिड डाइमराइज होने लगता है. तो एसिटिक एसिड वाटर में डिसोसिएशन शो करता है, तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास वाटर में कम आएगा 60 से. इसका मॉलिक्यूलर मास 60 होता है तो 60 से कम आएगा, यहाँ 60 से ज्यादा आएगा. तो एक सॉल्यूट मॉलिक्यूलर मास उसका नॉर्मल आए, इसके लिए इन सारे फॉर्मूलेस में वांटा फैक्टर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. वांटा फैक्टर द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन आइडियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. The ratio of observed colligative property and ideal colligative property is want of factor, but colligative property is inversely proportional to molecular mass होती है. तो ideal molecular mass upon observed molecular mass, this ratio is the colligative want of factor. तो want of factor ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन आई, तो वो बन जाएगी आइडियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ये ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अपॉन में आई आ गया तो ये पूरी टर्म को आइडियल कर देगा. ये आई यहां पर ना होकर मान लो यहां पर है, तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन वांटा फैक्टर बिकम्स आइडियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो ये आइडियल टर्म बन गई. बट वांटा फैक्टर मस्ट बी कैलकुलेटेड नाइदर बाय दिस नॉर बाय दिस, बल्कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स if no association or dissociation of the solute had taken place. सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन कितने हैं अपॉन यदि एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हुआ होता तो कितने होते. तो आपको उस सॉल्यूट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन अगर पता है तो वांटा फैक्टर निकाला जा सकता है. सपोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनिशियली लिए थे n और इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, तो ये आएगा अल्फा, ये आएगा 2 अल्फा. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली थे 1, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन थे 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा. तो वांटा फैक्टर हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन 1. तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन वांटा फैक्टर ग्रेटर देन 1 आता है. इन केस ऑफ एसोसिएशन अगर इनिशियली 1 मोल लिए थे, लेट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज बीटा, तो 1 माइनस बीटा तो जाएगा बीटा बाय एन. एन की वैल्यू सॉल्यूट अगर डाइमराइज हुआ तो 2 होगी, ट्राइमराइज हुआ तो 3 होगी. तो वांटा फैक्टर हो जाएगा 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाय एन अपॉन 1. दिस विल बी द वांटा फैक्टर.
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में वांटा फैक्टर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स बी होता है। वांटा फैक्टर ऐसे मल्टीप्लाई कर देने से गलत आंसर आएगा, क्योंकि इस एक्स बी को अगर हम लिखते हैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी तो ये आई इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देता है, जबकि डिसोसिएट या एसोसिएट सॉल्यूट हो रहा है। अगर इस फॉर्मूले में आपको लगाना है तो इस फॉर्मूले में आई यहां मल्टीप्लाई ना होकर सिर्फ यहां दो जगह होगा, क्योंकि सॉल्यूट डिसोसिएट हुआ है, सॉल्वेंट डिसोसिएट नहीं हुआ है। अगर ये फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट होता तो आई एन बी अपॉन एन ए प्लस आई एन बी इस तरह से लगना चाहिए। अगर इस वाले को निग्लेक्ट कर दें तो फिर ये आई सामने आ जाएगा। हेनरीज लॉ, लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में बेसिकली हम लोग लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट या लिक्विड सॉल्यूट देखते हैं। लेकिन अगर किसी लिक्विड सॉल्वेंट में कोई गैस सॉल्यूट होती है तो ये गैस जब इसमें डिसॉल्व की जाती है एट सम प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा ये गैस उतनी ज्यादा डिसॉल्व होगी। हालांकि ये गैस यहां से निकलती भी रहती है, तो देयर इज एन इक्विलिब्रियम। तो डिसॉल्व क्वांटिटी ऑफ द गैस कितनी है सॉल्यूशन में वो डिपेंड करेगा प्रेशर पर। जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा इक्विलिब्रियम उतने ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गैस डिसॉल्व रखेगा। तो इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, अगर किसी गैस का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में उसकी सॉल्युबिलिटी है so the solubility of a gas in a solution is proportional to its partial pressure। किसी गैस की solubility उस गैस के partial pressure पर डिपेंड करती है। This is called Henry's law at constant temperature the solubility of a gas in a solution is directly proportional to its pressure over the solution। तो solubility of the gas directly proportional रहती है गैस के प्रेशर के। इसको अगर हम लिखें तो हमें लिखना चाहिए x proportional to p, लेकिन हम स्टेटमेंट में ये बोलते हैं कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखेंगे p इज प्रोपोर्शनल टू x। स्टेटमेंट अगर हम देखें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, तो स्टेटमेंट लिखना चाहिए x प्रोपोर्शनल टू p, लेकिन हम लिख लेते हैं p प्रोपोर्शनल टू x और p इक्वल्स टू kx where this k is the Henry's constant। ये k हेनरी कांस्टेंट है। द वैल्यू ऑफ k डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर k की वैल्यू कम रहती है, तो ये k की वैल्यू कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहेगी, और अगर इसकी वैल्यू कम है तो एक फिक्स प्रेशर पर इसकी वैल्यू ज्यादा होनी पड़ेगी।
तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कम होने पर गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है सॉल्वेंट में। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा कम होने पर गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि अगर आपने दो गैसेस को लिया है सेम प्रेशर पे, सपोज एक सॉल्यूशन आपने बनाया, दो गैसेस को उसमें दो सॉल्यूशन आपने बनाए, दोनों में सेम सॉल्वेंट लिया, सेम प्रेशर पर दो अलग अलग गैसेस ले ली, जिस गैस का हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका एक्स कम आएगा ताकि प्रेशर वही रहे। तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। हाई टेम्परेचर पर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। हाई टेम्परेचर पर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अगर हम इसको लिखते x प्रोपोर्शनल टू p, तो x इक्वल्स टू kp लिखते, और ये k का रेसिप्रोकल हेनरी कांस्टेंट कहलाता। इस k का रेसिप्रोकल फिर हेनरी कांस्टेंट कहलाता। तो अगर आप स्टेटमेंट ऐसे लिख रहे हो तो फिर ये ध्यान रखिए कि k का रेसिप्रोकल हेनरी कांस्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आया और उसमें आपको हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू दे रखी है कि इसकी वैल्यू दे रखी है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, हेंस गैस की सॉल्युबिलिटी घटती है। तो P इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। यहीं पर हम अगर देखें तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये राउल्स लॉ है। एक सॉल्यूशन में जो वोलेटाइल कंपोनेंट है, उस वोलेटाइल कंपोनेंट का सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन उस वोलेटाइल कंपोनेंट के वेपर प्रेशर ऊपर के बराबर होता है। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर आपका वोलेटाइल कंपोनेंट वो गैस है और ये उसी का प्रेशर है। यहाँ वोलेटाइल कंपोनेंट और उसका ये प्रेशर है। तो हेनरीज लॉ इज एन स्पेशल केस ऑफ राउल्स लॉ where the component is so volatile that it is actually a gas। आपका जो वोलेटाइल कंपोनेंट है वो इतना वोलेटाइल है कि बेसिकली वो एक गैस है। तो देखा जाए तो हेनरीज लॉ जो है वो राउल्स लॉ का ही एक फॉर्म है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर। नेक्स्ट वन इज सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में ऐसे फिनोमिना पढ़े जाते हैं जो किसी सब्सटेंस की सरफेस पर होते हैं। किसी सॉलिड की सरफेस का एनवायरमेंट उसके बल्क के एनवायरमेंट से अलग होता है। इन दी बल्क सारे एटम्स की वैलेंसी सेटिस्फाइड रहती हैं, जबकि सरफेस पर जो एटम्स रहते हैं दे हैव अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज, अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सरफेस पर जो एटम्स प्रेजेंट है इनके पास अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये जिनमें बॉन्डिंग हुई नहीं है, जबकि इस एटम की बॉन्डिंग सब तरफ हो चुकी है। तो बिकॉज ऑफ दिस अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑन द सरफेस
Surface shows different property than the bulk, like adsorption. सपोज कोई दूसरा सब्सटेंस आता है और वो इन फोर्सेस से आकर यहाँ अटैच हो जाता है, तो वह अंदर नहीं गया बट सरफेस पर आ गया है. This change of concentration of a substance on the surface of another substance is called adsorption. तो वो सब्सटेंस जो अपनी सरफेस प्रोवाइड करता है दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट, और जिसकी जो उसकी सरफेस पर जाकर एड्सॉर्ब होता है दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट. सो एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्बेट वो सब्सटेंस जो जाकर एड्सॉर्ब हुआ है, एड्सॉर्बेंट जिसने अपनी सरफेस प्रोवाइड की थी. अगर m ग्राम एड्सॉर्बेंट पर x ग्राम एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब हुआ है, then the quantity x upon m will give the term extent of adsorption. The quantity x upon m is called extent of adsorption. जितनी ज्यादा ये टर्म रहेगी एड्सॉर्बेंट के पर ग्राम, उतना ज्यादा एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब हुआ है. किसी सब्सटेंस की सरफेस पर ये जो अनबैलेंस फोर्सेस है, ये वांडरवाल फोर्स हो सकते हैं या ये रियल केमिकल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं जिनसे काफी स्ट्रांगली एड्सॉर्बेट आकर एड्सॉर्ब हो. दिस इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन, दिस इज केमिकल एड्सॉर्प्शन. फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन. फिजिकल एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में वीक वैन डर वाल फोर्स रहते हैं. केमिकल एड्सॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स पाए जाते हैं. फिजिकल एड्सॉर्प्शन मल्टी लेयर्ड होता है बिकॉज आफ्टर सम लेयर अनदर लेयर ड्यू टू दोस वैन डर वाल फोर्सेस कैन बी देयर. केमिकल एड्सॉर्प्शन स्ट्रिक्टली यूनिलेयर्ड होता है बिकॉज एक लेयर जब लग जाती है, यहाँ केमिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं, तो अगली लेयर सेम मॉलिक्यूल की रहेगी, उनके बीच में केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा. However, chemical adsorption will also appear to be multi-layered because after one layer of chemical adsorption, there can be some layers of physical adsorption. But chemical adsorption unilayered होता है. डेल्टा H of adsorption की मॉड वैल्यू लो रहती है, डेल्टा H ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन की मॉड वैल्यू हाई रहती है क्योंकि इसमें ज्यादा हीट निकलती है. एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन अगर इसकी -40 किलो जूल है तो इसकी करीब करीब -400 किलो जूल पर मोल होगी. तो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन को मेजर करके हम ये पता लगा सकते हैं कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा है या केमिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा है. इन मैक्सिमम केस एड्सॉर्बेंट कोई सॉलिड होता है और एड्सॉर्बेट कोई गैस होती है जो उसकी सरफेस पर एड्सॉर्ब होती है. तो कितना एड्सॉर्प्शन होना है ये डिपेंड करता है उस गैस के टेम्परेचर पर और प्रेशर पर. तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द gaseous adsorbate. एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन उस गैसियस एड्सॉर्बेट के टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करता है. तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का प्रेशर पे डिपेंडेंस देखने के लिए या टेम्परेचर पे डिपेंडेंस देखने के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर ग्राफ प्लॉट करेंगे.
तो दिस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन आइसोबार, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखकर प्लॉट किया गया ग्राफ है। फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन आइसोबार इस टाइप का होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन कम होता जाता है, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन पहले बढ़ता है फिर घटता है। इट इज बिकॉज कि लो टेम्परेचर पे जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो केमिकल बॉन्ड्स के बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी मिलने लगती है और एड्सॉर्प्शन प्रोसेस तेज हो जाती है। तो एड्सॉर्प्शन आइसोबार फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन ये रहेगा, केमिकल एड्सॉर्प्शन ये रहेगा। इससे भी हम पता कर सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा है कि केमिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा है। यदि टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन बढ़ने लगे इन द लो टेम्परेचर रीजन, मतलब केमिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा है। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, the effect of pressure on the extent of adsorption at constant temperature। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है और फिर प्रेशर बढ़ाया जाता है इन द लो प्रेशर रीजन, एड्सॉर्प्शन प्रेशर के साथ लीनियरली बढ़ता है। इन द हाई प्रेशर रीजन एड्सॉर्प्शन प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। इन द इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन ग्राफ इस टाइप का रहता है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन एज वेल एज केमिकल एड्सॉर्प्शन दोनों के लिए ग्राफ इस टाइप का रहता है। फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन, physical adsorption, this graph can be explained by Freundlich adsorption isotherm। Freundlich adsorption isotherm is the mathematical equation which explains this graph in the low pressure region। Extent of adsorption is first order with respect to pressure। In the high pressure region, extent of adsorption is zero order with respect to pressure। लो प्रेशर पर जब एड्सॉर्बेट कम रहता है तो एड्सॉर्बेंट की पूरी सरफेस अवेलेबल रहती है, तो कोई भी मॉलिक्यूल कहीं भी आएगा एड्सॉर्ब हो जाएगा। तो जितना प्रेशर आप बढ़ाओगे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। लेकिन हाई प्रेशर पर जब लगभग सारी सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट कवर अप हो चुकी होती है, अब आप गैस का प्रेशर और कितना ही बढ़ाओ, यहाँ जगह ही नहीं बची, सैचुरेशन हो चुका है। तो दिस प्रेशर after which extent of adsorption does not increases is called saturation pressure। सारी सरफेस कवर अप हो गई। in the intermediate pressures P is proportional to 1 upon n। intermediate pressures पर P is proportional to 1 upon n होता है, where n is greater than 1। n 1 से बड़ा कोई नंबर है, so that 1 upon n 1 से छोटा रहे। तो x upon m is equals to k P 1 upon n और log of x upon m equals to log of k plus 1 upon n log p। The equation is called Freundlich adsorption isotherm equation। So on plotting a graph between log x upon m versus log of pressure, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसका स्लोप 1 अपॉन n होगा, y एक्सिस इंटरसेप्ट log p होगी, log k होगी।
Friendlich adsorption isotherm gives better result for physical adsorption and for the adsorption occurring from the solution. अगर किसी सॉल्यूशन में से एड्सॉर्प्शन हो रहा है कि सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट डाल रखा है, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन C है और आपने इस सॉल्यूट का एड्सॉर्बेंट यहां डाल दिया, तो ये मीडियम से सॉल्यूट को अपने सरफेस पर एड्सॉर्ब कर लेगा, जैसे शुगर में इंप्योरिटीज को चारकोल एड्सॉर्ब कर लेता है. तो the extent of adsorption here also is proportional to C की power 1 at low concentration and x upon m is proportional to C की power 0 at high concentration, और x upon m is proportional to C की power 1 upon n at intermediate concentration, और x upon m is equals to k C की power 1 upon n log of x upon m equals to log of k plus 1 upon n log of C. So on plotting a graph between log of extent of adsorption versus log of C, स्ट्रेट लाइन मिलेगी 1 upon n log k इंटरसेप्ट के साथ. तो दिस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड Freundlich adsorption isotherm. But chemical adsorption is not properly explained by Freundlich adsorption isotherm. Chemical adsorption is better explained by Langmuir adsorption isotherm. Langmuir adsorption isotherm. Langmuir adsorption isotherm is based on some assumptions. पहला assumption, the adsorption is monolayered. Adsorption monolayered होता है. There is an equilibrium between the molecule getting adsorbed and molecule getting deadsorbed from that point. किसी सरफेस से मॉलिक्यूल हटते भी रहते हैं और एड्सॉर्ब भी होते रहते हैं और उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम बना रहता है. रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसॉर्प्शन. मॉलिक्यूल यहां पर आकर लग रहा है, दिस इज एड्सॉर्प्शन, यहां से हट रहा है, दिस इज डिसऑर्प्शन. तो पर यूनिट टाइम जितने मॉलिक्यूल आकर एड्सॉर्ब होते हैं, पर यूनिट टाइम यहां से उतने मॉलिक्यूल डिसॉर्ब भी होते रहते हैं. एंड देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द टू नेबरिंग एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल. दो नेबरिंग एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है. ये सारे पॉइंट्स assumptions केमिकल एड्सॉर्प्शन पे फिट होते हैं. किसी एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर ये एड्सॉर्प्शन साइट्स है जहां पर एड्सॉर्प्शन हो सकता है. इफ थीटा इज द फ्रैक्शन ऑफ साइट्स occupied by the adsorbate molecules, तो किसी एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर कुछ साइट ऐसी होंगी जहां एड्सॉर्प्शन अभी नहीं हुआ होगा और कुछ ऐसी होंगी जहां एड्सॉर्प्शन हो चुका होगा. इफ थीटा इज द फ्रैक्शन ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड, then 1 minus theta will be the fraction of sites unoccupied. The fraction of sites unoccupied.
and if P is the pressure of this gas, तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रोपोर्शनल रहेगा एक तो प्रेशर के, एंड प्रोपोर्शनल रहेगा 1 माइनस थीटा के फ्रैक्शन ऑफ साइड्स अनऑक्यूपाइड के, क्योंकि अभी इन पर एड्सॉर्प्शन हुआ नहीं है तो हो सकता है। तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रोपोर्शनल रहेगा प्रेशर ऑफ द गैस के और फ्रैक्शन ऑफ साइड्स अनऑक्यूपाइड के, एंड रेट ऑफ डिसॉर्प्शन प्रोपोर्शनल रहेगा थीटा के। जितनी ज्यादा साइट्स ऑक्यूपाइड रहेंगी यहां से डिसऑप्शन होना है, यदि ये ज्यादा रहेंगी तो डिसऑप्शन ज्यादा होगा, यदि ये कम रहेंगी तो डिसऑप्शन होगा ही नहीं या कम होगा। तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू पी, और यहां का कांस्टेंट है के ए, और यहां का कांस्टेंट हो जाएगा के डी। चूंकि वहां एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ डिसऑप्शन के। तो के ए इंटू पी इंटू 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू के डी इंटू थीटा। तो के ए अपॉन के डी इक्वल टू थीटा अपॉन पी 1 माइनस थीटा, that Ka upon Kd becomes a new constant. This becomes equilibrium constant of this equilibrium, या इसको Ka upon Kd ही लिखा रहने दें, और इस एक्सप्रेशन को थीटा के लिए सिंप्लीफाई कर लें। इस एक्सप्रेशन को थीटा के लिए सिंप्लीफाई कर लेंगे तो लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन मिल जाएगी। तो Ka अपॉन Kd इंटू पी 1 माइनस थीटा इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। तो Ka अपॉन Kd पी माइनस Ka अपॉन Kd पी थीटा इक्वल्स टू थीटा। तो Ka अपॉन Kd पी इक्वल्स टू थीटा प्लस Ka अपॉन Kd पी थीटा। तो थीटा सिंप्लीफाई करके निकालेंगे एंड दैट एक्सप्रेशन विल बी द लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एक्सप्रेशन, जो थीटा के प्रेशर के साथ वेरिएशन को बताता है। तो प्रेशर बढ़ने पर थीटा की वैल्यू बढ़ती है, और जब थीटा की वैल्यू 1 को रीच कर जाती है मतलब द फ्रैक्शन ऑफ साइड्स ऑक्यूपाइड पूरा 1 हो जाता है, उस समय पर सैचुरेशन प्रेशर आ जाता है। क्योंकि उस समय पर सारी साइड्स पर एड्सॉर्प्शन हो चुका होता है, तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन फर्दर आगे राइज नहीं करेगा। तो फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एंड लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन ऑफ साइड्स ऑक्यूपाइड का, कि कितना फ्रैक्शन ऑफ साइड्स ऑक्यूपाइड है, कॉम्पिटिटिव एड्सॉर्प्शन, अगर किसी एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर कोई एक एड्सॉर्बेट पहले से एड्सॉर्ब है और कोई दूसरा एड्सॉर्बेट आ जाता है, तो ये पहले वाले को हटा सकता है।
तो एक एड्सॉर्बेट जब दूसरे एड्सॉर्बेट को हटा के खुद लग जाता है, दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एड्सॉर्प्शन। अगर गैस का एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो द मोर इजीली लिक्विफाइबल गैस विल डिस्प्लेस अ लेस इजीली लिक्विफाइबल गैस। एक ज्यादा इजीली लिक्विफाइबल गैस एक कम इजीली लिक्विफाइबल गैस को हटा देती है। मतलब जिस गैस का वांडरवाल कांस्टेंट ए ज्यादा होगा उस गैस के वांडरवाल कांस्टेंट ए से। चारकोल के सरफेस पर ऑक्सीजन एड्सॉर्ब है, मीथेन गैस ऑक्सीजन को हटा देगी बिकॉज मीथेन इज मोर इजीली लिक्विफाइबल देन ऑक्सीजन। तो कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी आ सकते हैं जिसमें गैसेस के वांडरवाल कांस्टेंट आपको दे रखे हैं। वांडरवाल कांस्टेंट ए जो रहता है ये गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस का मेजर होता है, and more the attractive forces, more will be the ease of liquefaction of that gas. Next one is colloidal solutions. ऐसे solutions जिनमें solute particles का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, they are called true solutions. ऐसे solution जिनमें solute particles का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के अंदर होता है, they are called colloidal solutions. ऐसे solution जिनमें सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, दे आर कॉल्ड सस्पेंशन। सस्पेंशन को आप एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से फिल्टर आउट कर सकते हैं, इनको आप एक पर्चमेंट पेपर से फिल्टर आउट कर सकते हैं। पर्चमेंट पेपर स्पेशल फिल्टर पेपर होता है जिसमें पोर्स का साइज 1 नैनोमीटर के आसपास होता है, तो 1 नैनोमीटर से बिगर पार्टिकल यहां रुक जाएंगे इस रेंज के। मगर फिल्टर पेपर में पोर का साइज 1000 नैनोमीटर के आसपास होता है, तो ये पार्टिकल यहां से आर पार निकल जाते हैं, बस ये रुक पाते। बट ट्रू सॉल्यूशन दे कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय पर फिल्टर पेपर। बिकॉज इनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है और पर्चमेंट पेपर का पार्टिकल पोर साइज 1 नैनोमीटर है, इससे भी आर पार निकल ही जाएंगे वो। हाउएवर दे कैन बी फिल्टर्ड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से फिल्टर आउट हो सकते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस कोलाइडल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज, कोलाइडल सॉल्यूशंस हेट्रोजीनस होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है इसको सॉल्वेंट ना कहकर इसको डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं, और जो सॉल्यूट होता है इसको सॉल्यूट ना कहकर डिस्पर्स्ड फेस कहते हैं। डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेस पाई जाती है। फ्रॉम नेकेड आइस ये होमोजीनस दिखता है, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर ये अलग अलग दिखने लगते हैं डिस्पर्शन मीडियम डिस्पर्स फेस के पार्टिकल। और अगर आप दो फेजेस को देख पा रहे हैं फिजिकली, मतलब ये एक हेट्रोजीनस सिस्टम है। पर्चमेंट पेपर से इनको फिल्टर आउट कर सकते हैं।
सॉल्यूट पार्टिकल्स, डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स इन द डिस्पर्शन मीडियम ब्राउनियन मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं, जिसके कारण ये ग्रेविटी को अपोज कर पाते हैं। टिंडल इफेक्ट, लाइट अगर किसी पार्टिकल से इंटरेक्ट करती है और उस पार्टिकल का साइज लाइट की वेवलेंथ से छोटा है तो लाइट पार्टिकल से इंटरेक्ट नहीं करती है, जबकि पार्टिकल का साइज अगर लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर का है तो लाइट उससे इंटरेक्ट करती है। अगर हम विजिबल लाइट की बात करें तो विजिबल लाइट नैनोमीटर रेंज के वेवलेंथ रखती है और कोलाइडल पार्टिकल भी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में होते हैं। तो कोलाइडल पार्टिकल विजिबल लाइट से इंटरेक्ट करेंगे। दिस इंटरेक्शन विल स्कैटर दिस विजिबल लाइट। जबकि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, वो विजिबल लाइट से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो लाइट स्कैटर होती है। दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। बट लाइट कोलाइडल सॉल्यूशन से इंटरेक्ट करेगी और स्कैटर होगी, ट्रू सॉल्यूशन से स्कैटर नहीं होगी। तो ट्रू सॉल्यूशंस डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, कोलाइडल सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट। तो ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करने के लिए टिंडल इफेक्ट यूज कर लिया जाता है। एक ग्लास वेसल में एक सॉल्यूशन रखते हैं, इस पर लाइट डालते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देखते हैं। अगर ये ट्रू सॉल्यूशन है तो ये लाइट स्कैटर नहीं करेगा और आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देख रहे हैं तो आपको लाइट नहीं दिखाई देगी, बिकॉज वो स्कैटर होकर ऊपर नहीं आ रही है। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन होता और लाइट यहाँ स्कैटर होती तो वो स्कैटर होकर ऊपर की तरफ भी आती और कुछ फोटॉन्स ऊपर की तरफ आ जाते तो आप सेंस कर लेते हैं उनको। Types of colloidal solutions. Colloidal solutions on the basis of states of matter. Colloidal solutions on the basis of states of matter can be of 8 types. सॉलिड का सॉलिड में कोलाइडल सॉल्यूशन, सॉलिड का लिक्विड में कोलाइडल सॉल्यूशन, सॉलिड का गैस में कोलाइडल सॉल्यूशन, लिक्विड का सॉलिड में कोलाइडल सॉल्यूशन, लिक्विड का लिक्विड में कोलाइडल सॉल्यूशन, लिक्विड का गैस में कोलाइडल सॉल्यूशन, गैस का सॉलिड में कोलाइडल सॉल्यूशन, गैस का लिक्विड में कोलाइडल सॉल्यूशन, गैस का गैस में कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं फॉर्म होगा। तो ट्रू सॉल्यूशंस 9 टाइप्स के होंगे, बट कोलाइडल सॉल्यूशंस 8 टाइप के होते हैं। Types of colloidal solutions on the basis of their physical appearance. Colloidal solutions are sol, जिनका डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड होता है तो ये लिक्विड अपीरियंस के दिखाई देते हैं। जेल, जिनका डिस्पर्शन मीडियम सेमी सॉलिड होता है तो ये सेमी सॉलिड रहते हैं। एरोसॉल, जिनका डिस्पर्शन मीडियम कोई गैस होती है तो ये गैसियस नेचर के दिखाई देते हैं। सॉल कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, हाइड्रोसॉल,
when the dispersion medium is water, benzosol. When the dispersion medium is benzene, alcohol. When the dispersion medium is alcohol, the colloidal solution of a liquid into another liquid is called emulsion. एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड में कोलाइडल सॉल्यूशन इमल्शन कहलाता है. इमल्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, जिसमें वाटर ज्यादा है ऑयल कम है, वाटर डिस्पर्शन मीडियम है. वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, जिसमें डिस्पर्शन मीडियम ऑयल है, वाटर कम है. मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन. Oil paints, nail paints, they are the example of water in oil type emulsion. एक इमल्शन ऑयल इन वाटर टाइप का है कि वाटर इन ऑयल टाइप का है. दे कैन बी टेस्टेड बाय डाई टेस्ट और डाइल्यूशन टेस्ट. डाई टेस्ट में उस इमल्शन में एक डाई मिला देते हैं जो ऑयल में सॉल्युबल रहती है. यदि पूरा इमल्शन ही कलर्ड हो जाए तो वो वाटर इन ऑयल टाइप का है. यदि वो डाई डिजॉल्व हो जाए और माइक्रोस्कोप से देखने पर उस डाई के कलर के स्पॉट्स दिखे तो वो ऑयल इन वाटर टाइप का है. या फिर डाइल्यूशन कर दें, एक इमल्शन लेकर उसमें वाटर मिला दें, वाटर मिलाने से उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, मतलब वो ऑयल इन वाटर टाइप का है. वाटर मिलाने से वाटर की एक अलग लेयर बन जाए तो वो वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस on the basis of their dispersion medium and their physical appearance. But the main classification of colloidal solution is based on interaction between dispersed phase and dispersion medium, lyophilic colloidal solution and lyophobic colloidal solution. In lyophilic colloidal solution, डिस्पर्स फेस के पार्टिकल और डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन रहता है. तो इस डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल के आसपास डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स अपना एक लेयर बना लेते हैं. ये एक पार्टिकल है, डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल इसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, इसके आसपास एक लेयर बना देते हैं, जिसके कारण ये पार्टिकल पूरे मीडियम में घूम फिर सकते हैं, डिस्पर्स रह सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़कर कोएगुलेट नहीं होंगे. इन केस ऑफ लायोफोबिक पार्टिकल्स, डिस्पर्स फेस के पार्टिकल डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल से रिपल्शन रखते हैं. हेंस इन पार्टिकल्स के बीच में डिस्पर्शन मीडियम नहीं आ पाता है और ये पार्टिकल्स जब एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं मीडियम से तत्काल. तो लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर. लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस आर इजियर टू प्रिपेयर. डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स फेस को डालकर शेक कर देंगे, ये बन जाएगा. बट लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन it will require some stabilizer, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट होगा. ये इलेक्ट्रोलाइट इन पार्टिकल्स को चार्ज प्रोवाइड कर देगा एंड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज ये पार्टिकल मीडियम में डिस्पर्स रहेंगे, बट सेम चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे तो भी ये कंबाइन नहीं होंगे. तो लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस नीड स्टेबलाइजर. लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस आर सेल्फ स्टेबलाइज्ड.
स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल क्यों रहते हैं? बिकॉज इनके पार्टिकल्स पे चार्ज होता है, बट ये चार्ज आता कहां से? जो इलेक्ट्रोलाइट आपने मिलाया है उससे आयंस एड्सॉर्ब हो जाते हैं सरफेस पर। वैसे इन पार्टिकल्स पर चार्ज और दूसरे कारणों से भी आ सकता था। आपने जो तेजी से शेक किया उसके कारण एक पार्टिकल टूटा, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गए, इसके पास से चले गए, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। तो ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ द सब्सटेंस इन पार्टिकल्स पे चार्ज आ जाता है, या उस इलेक्ट्रोलाइट में से कोई आयन इन्होंने अपनी सरफेस पर एड्सॉर्ब कर लिया, उसके कारण इन पर चार्ज आ जाता है। जो आयन इन्होंने एड्सॉर्ब अपनी सरफेस पर कर लिया उसके कारण चार्ज की एक स्टैटिक लेयर बनेगी, और इस चार्ज का काउंटर चार्ज इस सॉल्यूशन में घूमता फिरता रहेगा। एज अ होल ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। तो दिस इज द स्टैटिक लेयर ऑफ द चार्ज, दिस इज द मोबाइल लेयर। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, और जीटा पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर हेल्महोल्ट्ज लेयर कहलाती है, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीटा पोटेंशियल कहलाता है। हायर द जीटा पोटेंशियल मोर विल बी द स्टेबिलिटी। बिकॉज ये जीटा पोटेंशियल ज्यादा है मतलब इन पार्टिकल्स पे चार्ज ज्यादा है, और हेंस ये न्यूट्रलाइज आसानी से नहीं होगा। तो डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स पर चार्ज आता है बिकॉज ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स और बिकॉज ऑफ द एड्सॉर्प्शन ऑफ द आयंस फ्रॉम द स्टेबिलाईजर। स्टेबिलाईजर से जो आयंस आए हैं उनको एड्सॉर्ब कर लेने से। तो इस सरफेस पर जो स्टैटिक लेयर है ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है, ये नेगेटिव चार्ज के आयन की भी हो सकती है। अगर आपने एजीआई के पार्टिकल लिए हैं और उसमें केआई मिलाया, जनरली एक कोलाइडल पार्टिकल मीडियम से अपना वो आयन एड्सॉर्ब करता है जो उसका कॉमन आयन होता है। तो ये स्टेबिलाईजर अगर आपने केआई मिलाया है, कोलाइडल पार्टिकल्स विल एड्सॉर्ब आयोडाइड आयन एंड मोबाइल लेयर विल बी फॉर्म्ड बाय पोटेशियम आयन। तो ये एक नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा बिकॉज कोलाइडल पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अगर इसी एजीआई को आपने सिल्वर नाइट्रेट स्टेबिलाईजर लेकर स्टेबिलाईज किया होता तो मीडियम से ये कॉमन आयन सिल्वर आयंस को अपनी सरफेस पर एड्सॉर्ब कराता, मोबाइल लेयर नाइट्रेट आयंस बनाते, और ये पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन बनता। तो इफ द कोलाइडल पार्टिकल्स टेक्स पॉजिटिव चार्ज, it is positive charge colloidal solution. If the colloidal particles takes negative charge, it is negative charge colloidal solution. So the reason for the stability of colloidal solution is the existence of charge on the surface of the colloidal particles. यदि इस चार्ज को कोई खत्म कर दे, जैसे कि कोई आपने इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया हायर क्वांटिटी में जो इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो कोलाइडल पार्टिकल्स मीडियम से सेपरेट आउट हो जाते हैं, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोएगुलेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बाकी का देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है वो पूरा पढ़ के आना है। उससे मैं आपसे पूछूंगा, आपको जवाब देते आना चाहिए। उसमें उसमें जो टेबल बनी हुई है
टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस जो 8 टाइप के होते हैं उनके एग्जांपल्स खास तौर से याद करने हैं, और पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी का।